जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं किसान की जुड़वां बेटियां की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भोला एक साधारण किसान था। गांव के एक कोने में उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, जहां मिट्टी की खुशबू और मेहनत की गंध हमेशा बसी रहती थी। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, मगर जो भी था वो अपनी मेहनत से उपजाता और पेट भर खा लेता। पर उसकी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी पत्नी कविता। कविता भोला की जिंदगी की रोशनी थी। शांत, समझदार और स्नेह से भरी हुई। खेतों में हाथ पटाती, चूल्हे पर रोटियां सेंकती और कभी-कभी भोला के थके कंधों को सहलाकर कहती, तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी के साथ मैं पूरी उम्र खुशी से काट सकती हूं। पर किस्मत को शायद ये सब ज्यादा अच्छा नहीं लगा। कविता जब मां बनने वाली थी, तभी गांव के अस्पताल में एक रात उसने दो जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया, लेकिन खुद इस दुनिया से चली गई। वो रात भोला की जिंदगी की सबसे बड़ी तूफान लेकर आई थी। एक ओर उसके हाथों में दो नन्ही जानें थीं और दूसरी ओर उसकी कविता अब कभी न लौटने के लिए जा चुकी थी। कविता ने जाने से पहले एक चिट्ठी भोला के सिरहाने छोड़ दी थी। भोला ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, भोला, अगर मेरी किस्मत में नहीं है इन बच्चियों का हाथ थाम कर चलना, तो तुम जरा भी कमजोर मत पड़ना। मेरी बेटियां मेरे सपनों की किरण हैं। मैं चाहती हूं कि उन्हें खेतों की मिट्टी तो मिले, लेकिन सपनों की ऊंचाई भी। उन्हें सिर्फ परंपरा मत देना, उन्हें पंख भी देना। मेरा वादा है, अगर तुम मेरा ये वादा निभाओगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। भोला की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही। अब वो कविता का अधूरा सपना पूरा करने वाला था। वो किसान था, लेकिन अब वो एक पिता भी था और दो बेटियों का अकेला सहारा। समय धीरे धीरे बीता। गांव वालों ने कहा, दो लड़कियों को संभालना अकेले तेरे बस की बात नहीं भोला। लेकिन भोला ने कभी शिकायत नहीं की। उसने दोनों बच्चियों का नाम रखा, राधा और रुक्मिणी। दोनों जुड़वां थीं, पर स्वभाव में एकदम अलग। राधा शांत, किताबों में डूबी रहने वाली, जबकि रुक्मिणी तूफान की तरह जिद्दी, हंसमुख और हमेशा खेतों में खेलने को तैयार। भोला ने दिन रात मेहनत की। कभी खेत में हल चलाया, कभी शहर जाकर मजदूरी की। उसके पास पैसे कम थे, पर इरादा मजबूत। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ उसने किसी तरह जोड़ा। गांव के मास्टर जी कहते, भोला, तू लड़कियों को पढ़ाकर क्या करेगा? बड़ी होंगी तो ब्याह दे। लेकिन भोला चुपचाप मुस्कुरा देता और कहता, इनकी मां ने मुझसे वादा लिया है और मैं किसान हूं। जब तक मिट्टी में दम है, तब तक वादे भी फसल बनकर उगते हैं। राधा को विज्ञान से प्यार था। वो अक्सर भोला से कहती, बाबा, मैं एक दिन बड़ी वैज्ञानिक बनूंगी। खेतों की उपज बढ़ाने के लिए नई तकनीक लाऊंगी। और रुक्मिणी कहती, मैं तो ट्रैक्टर चलाऊंगी बाबा, तुम थक जाओगे तो खेत में जोतूंगी। भोला दोनों की बातें सुनकर चुपचाप कविता की तस्वीर की ओर देखता, जैसे कह रहा हो, देखो कविता, तुम्हारी बेटियां उड़ने लगी हैं। एक बार ऐसा समय भी आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं। भोला को कर्ज लेना पड़ा। साहूकार ने कहा, अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो जमीन बेचनी पड़ेगी। लेकिन भोला की हिम्मत नहीं टूटी। उसी वक्त राधा और रुक्मिणी ने मिलकर एक योजना बनाई। राधा ने स्कूल में सीखी हुई तकनीक से घर के पीछे एक छोटी सी जैविक खेती शुरू की और रुक्मिणी ने गांव की औरतों को जोड़कर हस्त निर्मित उत्पाद बनाना शुरू किया। अचार, पापड़, जैविक बीज। कुछ ही महीनों में इन दोनों ने मिलकर इतना मुनाफा कमाया कि भोला का कर्ज भी चुकता हो गया और गांव वालों की सोच भी बदल गई। अब गांव में लोग कहते थे, भोला की बेटियां सिर्फ जुड़वा नहीं, दो चमत्कार हैं। भोला की आंखों में वो चमक लौट आई थी जो कविता के जाने के बाद बुझ गई थी। उसने एक शाम कविता की चिट्ठी फिर से खोली और मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझसे जो वादा लिया था कविता, वो मैंने पूरा कर दिया। अब तेरी बेटियां सिर्फ खेतों में नहीं, आसमान में भी उड़ रही हैं। और फिर एक दिन,
जब राधा को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कृषि अनुसंधान संस्थान से बुलावा आया और रुक्मिणी को एक महिला किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला, तो भोला ने अपने पुराने घिसे हुए जूते पहनकर मंदिर गया, माथा टेका और बोला, भगवान, आज पहली बार तेरे आगे कुछ मांगने नहीं, शुक्रिया अदा करने आया हूं, क्योंकि एक किसान की दो बेटियां अब उसके सपनों से भी बड़ी हो गई हैं। वो शाम गांव की सबसे शांत और सबसे रोशन शाम थी। खेतों में हवा बहे जा रही थी और दूर कहीं कविता की मुस्कान उस हवा में मिलकर कह रही थी, वादे निभाए जाते हैं, बस दिल से निभाने वाला चाहिए। गांव के एक सिरे से बहती थी एक छोटी सी नदी, चंचल, निर्मल, पर ठंडी और गहरी। बचपन से ही भोला उस नदी को पार करते आया था, मगर अब वो उसे कुछ और ही नजरों से देखने लगा था। एक दिन जब राधा और रुक्मिणी 5 साल की थीं, भोला उन्हें लेकर नदी किनारे गया। उनके नन्हे पैर गीली रेत पर थरथराते थे और भोला की हथेलियों में कविता का वादा कांप रहा था। बाबा, ये पानी डरावना है, राधा ने धीमे से कहा। बिल्कुल नहीं, भोला मुस्कुराया। ये डर नहीं, रास्ता है। नदी के इस पार हम हैं और उस पार तुम्हारे सपने, और उस पार जाने के लिए तैरना सीखना जरूरी है। उस दिन से भोला ने अपनी बेटियों को तैरना सिखाना शुरू किया। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो तीनों नदी में उतर जाते। कभी राधा का हाथ छूटता, कभी रुक्मिणी डूबते डूबते बचती, लेकिन हर बार भोला उन्हें अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता और कहता, डर मतो, मैं हूं ना। तुम्हारी मां ने मुझसे कहा था, पंख देना। यही हैं पंख बेटा। धीरे धीरे दोनों बहनें तैरना सीख गईं, पानी में और जीवन में। भोला जानता था कि अब समय आ गया है अगला कदम उठाने का। उसने फैसला किया कि अब वो बेटियों को गांव से बाहर शहर के स्कूल में पढ़ाएगा। गांव में केवल 5वीं तक की पढ़ाई थी और भोला के सपने 5वीं से बहुत आगे थे। पर जैसे ही ये बात गांव में फैली, बातें शुरू हो गईं। भोला पगला गया है, रामू काका ने कहा। बेटियों को शहर भेजेगा? क्या जरूरत है इतना पढ़ाने की? शादी कर दे, बस। शहर की हवा ठीक नहीं लड़कियों के लिए, एक बुजुर्ग औरत बोली। घर संभालेंगी तो भी बहुत है। भोला चुपचाप सब सुनता रहा। वो जानता था कि अब लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं, सोच से भी है। उसने पंचायत में जाकर खुद बात की। कहा, अगर लड़कियों को सपने देखना पाप है, तो मैं ये पाप हर रोज करूंगा। खेत मेरा है, मेहनत मेरी है, बेटियां मेरी हैं और सपना भी मेरा है। पंचायत में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, भोला की लड़कियां तो होशियार हैं। कुछ ने सहमति में सिर हिलाया, पर ज्यादातर ने मुंह फेर लिया। भोला हार नहीं मानता था। शहर के स्कूल में दाखिले के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसने अपनी एक गाय बेच दी और कुछ पुराने औजार। लोग हंसे, बेटियों के लिए जानवर बेच रहा है। मगर भोला की आंखों में कविता की चिट्ठी की इबारत चमक रही थी। राधा और रुक्मिणी अब हर सुबह स्कूल के लिए निकलतीं। पहले गांव की बस पकड़तीं, फिर शहर की सड़कों से गुजरतीं। रास्ता लंबा था, लेकिन इरादा अडिग। एक दिन राधा ने अपनी विज्ञान की किताब में नदी के बारे में पढ़ा। उसका बहाव, उसका संतुलन, उसकी गहराई। उसने भोला से कहा, बाबा, याद है आप कहते थे, नदी के उस पार हमारे सपने हैं। अब मैं समझती हूं, सपने भी नदी जैसे होते हैं, बहते रहते हैं, पर दिशा हमें तय करनी होती है। रुक्मिणी ने एक दिन स्कूली निबंध में लिखा, मेरे बाबा एक नाव हैं जो हमें नदी के इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। भले ही वो खुद गीले रहते हैं, पर हमें सूखा रखते हैं। भोला ने जब वो निबंध पढ़ा, उसकी आंखें नम हो गईं। गांव की वो नदी जो कभी बस पानी का जरिया थी, अब एक प्रतीक बन चुकी थी, संघर्ष की, शिक्षा की और सपनों की। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। पहले जो लोग ताने कसते थे, अब सलाह लेने आने लगे। भोला, मेरे बेटे को भी शहर भेजना है, क्या करें? और कुछ कहने लगे, शायद तू सही था। भोला बस मुस्कुराता। वो जानता था, नदी को बहने के लिए रोका नहीं जा सकता, और जो किसान नदी की धारा से डरता नहीं, वो अपनी बेटियों को कभी किनारों में कैद नहीं रखता। अब हर सुबह जब राधा और रुक्मिणी स्कूल जातीं, तो गांव की कई और लड़कियां भी उनके साथ होतीं। और भोला एक बार फिर कविता की चिट्ठी पढ़ता और कहता, देखो कविता, अब ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की लड़ाई बन गई है।
नदी के इस पार अब सिर्फ मिट्टी नहीं, सपनों की खेती भी होती है। मानसून उस साल कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुआ था। गांव की सूखी जमीन पर हरियाली लौट आई थी, लेकिन साथ ही लौट आया था एक खतरा। उफनती नदी, वही नदी जो कभी भोला की बेटियों के सपनों का पुल बनी थी, अब भयंकर रूप ले चुकी थी। किनारों को तोड़ती, रास्ते बहाती और सब में डर भरती। एक दिन की बात है। गांव के सरपंच हरिलाल सिंह अपने कुछ लोगों के साथ दूसरे गांव में आयोजित पंचायत मीटिंग से लौट रहे थे। समय हो चुका था शाम का और बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। गांव की ओर लौटने का एक ही रास्ता था, लकड़ी का संकरा पुल जो नदी के ऊपर बना था। आम दिनों में वह पुल सुरक्षित था, मगर उस दिन नदी उफन रही थी और पुल कांप रहा था। भोला उस समय खेत में काम कर रहा था और राधा रुक्मिणी पास ही खेत की मेढ़ पर बैठी विज्ञान की किताब पढ़ रही थीं, क्योंकि शहर का स्कूल बारिश के कारण 2 दिन बंद था। तभी एक मजदूर बदहवास दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, सरपंच जी पुल से गिर गए, नदी में बह रहे हैं, कोई नहीं है मदद को। सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग दौड़े, मगर कोई भी नदी के पास जाने को तैयार नहीं था। पानी की गहराई और रफ्तार दोनों जानलेवा थीं। कोई है जो तैर सके? कोई चिल्लाया। सरपंच जी डूब रहे हैं। भीड़ बस खड़ी रह गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। तभी आगे आईं 2 छोटी लड़कियां, भीगे कपड़ों में आंखों में चमक ली, राधा और रुक्मिणी। हम जा रहे हैं, रुक्मिणी ने बिना सोचे कहा। तुम पागल हो? एक बुजुर्ग बोला। ये नदी नहीं, मौत है। मौत से नहीं, डर से हार होती है, राधा बोली। हम तैरना जानते हैं, बाबा ने सिखाया है। फिर क्या था, सब चुप हो गए। दोनों बहनें एक दूसरे की ओर देखती हैं, जैसे कोई पुराना समझौता याद कर रही हों। हम साथ हैं और साथ रहेंगे, चाहे जो हो। रुक्मिणी ने जल्दी से एक लंबी लकड़ी ली और राधा ने पुराने बोरे से एक छोटी रस्सी निकाली, जो वो अपने स्कूल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रही थी। दोनों ने नदी में छलांग लगाई। पानी बर्फ जैसा ठंडा था और धार भयंकर, मगर उनकी बाजुओं में अभ्यास था और दिल में जिद। कुछ ही मिनटों में उन्होंने सरपंच को देखा, पत्थरों के बीच फंसे, बेहोशी की हालत में। उसका सिर पानी में डूबा जा रहा था। राधा ने जल्दी से रस्सी उसके शरीर के चारों तरफ लपेटी और रुक्मिणी ने पास बहते लकड़ी के तने को पकड़कर सरपंच को उस पर टिकाया। दोनों बहनों ने मिलकर तने को खींचते हुए किनारे तक पहुंचाया। गांव वाले सांस रोककर ये दृश्य देख रहे थे। कोई मदद को नहीं गया, लेकिन सबकी आंखें नम थीं। जैसे ही तीनों किनारे पहुंचे, कुछ लोग दौड़े और सरपंच को खींचकर बाहर निकाला। वो होश में आ गया था। आंखें खोलीं तो सामने देखा, 2 भीगी बच्चियां सांसें फुलाए खड़ी थीं। वो बस इतना कह पाया, मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी तुमने। गांव में शांति छा गई। अगले दिन गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। सरपंच खुद मंच पर खड़ा हुआ। आंखों में सच्चाई थी और आवाज में पश्चाताप। हमने हमेशा भोला को पागल कहा, उसकी बेटियों को कमजोर समझा, लेकिन आज उसी की बेटियों ने मेरी जान बचाई। जिन लड़कियों को हम बोझ समझते थे, वो ही हमारी उम्मीद बन गईं। आज मैं पंचायत से कहता हूं, जो भी गांव की बेटियों को पढ़ाना, बढ़ाना और सशक्त बनाना चाहे, पंचायत उसका साथ देगी, और जो रोकेगा उसे मैं खुद रोकूंगा। तालियां बजी नहीं, गूंज उठीं। भोला दूर खड़ा चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, देखो कविता, आज तुम्हारी बेटियों ने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, एक सोच बचाई है। उस दिन से गांव में बदलाव की असली लहर आई। अब जब कोई लड़की नदी की ओर देखती थी, तो उसे डर नहीं, साहस दिखाई देता था। 2 बहनों का साहस, जिन्होंने सिर्फ तैरना नहीं सीखा था, बल्कि पूरी एक पीढ़ी को डूबने से बचा लिया था। राधा और रुक्मिणी अब सिर्फ भोला की बेटियां नहीं थीं, वो पूरे गांव की बहादुर बेटियां बन चुकी थीं। गर्व, प्रेरणा और उम्मीद की एक जीवित मिसाल। नदी के उस दिन के बाद मानो गांव की आंखें खुल गई थीं। हर आंगन में बेटियों के नाम से उम्मीद की एक नई किरण उगी थी। राधा और रुक्मिणी अब केवल भोला की बेटियां नहीं, पूरे गांव की पहचान बन चुकी थीं। मगर वो खुद इस पहचान को जिम्मेदारी मानती थीं। ऐसा बोझ नहीं जिसे उठाया जाए, बल्कि एक दीपक जैसा, जिसे जलाए रखना जरूरी हो।
स्कूल में अब वे दोनों अलग-अलग कक्षाओं में थीं। राधा का झुकाव विज्ञान और गणित की ओर था, तो रुक्मिणी सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में तेज थी। जहां एक ओर राधा अक्सर प्रयोगों और मॉडलों में डूबी रहती, वहीं रुक्मिणी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में गांव का नाम रोशन करती। स्कूल में अध्यापक उन्हें उदाहरण बनाकर पढ़ाते। अगर राधा और रुक्मिणी जैसे गांव के बच्चे ये कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? एक दिन जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राधा ने एक कम लागत वाली सिंचाई प्रणाली का मॉडल तैयार किया। ऐसा सिस्टम जो बरसात के पानी को एकत्र करके खेतों तक पहुंचाता और पानी की बर्बादी रोकता। जब वह मंच पर अपना मॉडल समझा रही थी, तो निर्णायक समिति हैरान रह गई। इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी सोच। राधा ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, ये सब मैंने अपने खेत में देखा है। मेरा गांव ही मेरी प्रयोगशाला है। उसी दौरान रुक्मिणी ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। उसका विषय था, लड़कियां सिर्फ घर की नहीं, देश की ताकत है। उसकी आवाज में वो लहर थी जो किसी नदी को पार कर सकती थी। जब वो मंच से उतरी, तो भीड़ खड़े होकर तालियां बजा रही थी। एक निर्णायक ने कहा, तुम्हारी बातें किताबों से नहीं, अनुभव से आती हैं। लेकिन जैसे हर सुबह अपने साथ ओस की नमी लाती है, वैसे ही हर नई राह पर कांटे भी होते हैं। कुछ लड़के राधा की सफलता से जलने लगे थे। स्कूल में फप्तियां कसते कहते, गांव की लड़की होकर वैज्ञानिक बनेगी, किताबी कीड़ा कहीं की। रुक्मिणी को भी वाद विवाद से रोकने के लिए धमकाया गया। बहुत बोलती हो, घर बैठो। लड़की होकर मंच संभालना अच्छा नहीं लगता। एक दिन तो हद हो गई। स्कूल के बाहर उनकी साइकिलों की हवा निकाल दी गई और चिट्ठी छोड़ दी गई, लड़कियों को ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं। राधा को गुस्सा आया, रुक्मिणी को चोट पहुंची। लेकिन भोला ने सिर्फ इतना कहा, जब हवा रोकने की कोशिश हो, तो समझ लो कि तुम्हारी उड़ान तेज हो रही है। डरने का नहीं, मुस्कुराकर आगे बढ़ने का वक्त है। राधा ने स्कूल में एक शिकायत दर्ज करवाई। रुक्मिणी ने अगली वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय चुना, डर का इलाज, शिक्षा और हिम्मत। और मंच पर पूरे आत्मविश्वास से कहा, अगर हमारी चुप्पी किसी की शरारत को बढ़ावा देती है, तो हम सबसे पहले अपनी आवाज को बदलेंगे। धीरे धीरे स्कूल का माहौल बदलने लगा। लड़कियों को लेकर सोच बदलने लगी। अध्यापक भी सतर्क हो गए और वह समूह जो राधा रुक्मिणी को तंग करता था, अब सजा पाए हुए चुप बैठा था। राधा की सिंचाई प्रणाली का मॉडल अब जिलाधिकारी तक पहुंच चुका था और रुक्मिणी को राज्य की बाल संसद में आमंत्रित किया गया था। गांव में एक बार फिर तालियां बजीं, लेकिन इस बार बेटियों की आवाज में गांव की आत्मा बोल रही थी। नई सुबह थी, जहां लड़कियों के हाथों में किताबें थीं, हौसला था और आंखों में भविष्य के नक्शे। नई राह थी, जिसमें लड़कियों को नजरों से नहीं, नजरियों से आंका जाने लगा था। भोला, वही पुराना किसान, अब थोड़ा और बूढ़ा हो गया था, पर उसके चेहरे पर वही चमक थी जो कविता की चिट्ठी पढ़ते वक्त आती थी। हर सुबह जब वो राधा और रुक्मिणी को साइकिल पर स्कूल जाते देखता, तो मिट्टी की खुशबू में उसे कविता की आवाज सुनाई देती। वादे निभाए जाते हैं, बस थोड़ा हौसला चाहिए। और अब वो हौसला दो नामों में जिंदा था, राधा और रुक्मिणी। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। राधा और रुक्मिणी की कहानियां अब आसपास के गांवों में भी सुनाई देने लगी थीं। हर महीने कोई न कोई अखबार या अधिकारी भोला के घर आकर बेटियों से मिलना चाहता। लेकिन जहां रोशनी बढ़ती है, वहां अक्सर किसी को परछाई लंबी लगने लगती है। एक दिन गांव में कुछ अजीब घटित हुआ। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग था, वहां सुबह ग्रामीणों ने देखा, एक काली मुर्गी मरी पड़ी थी और उसके पास कुछ अजीब निशान बने हुए थे। किसी ने कहा, ये तो अपशकुन है, जरूर कोई टोना हुआ है। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, कल ही तो रुक्मिणी शहर से लौटी थी और आज ये हुआ है। भीड़ तुरंत खिंचती चली आई। लोग बातें बनाने लगे, जोड़ घटा करने लगे। जब से ये लड़कियां बड़ी हुई हैं, गांव में चैन नहीं है। पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा, जब देवी देवताओं को ही नाराज कर दिया जाए।
कुछ ही घंटों में अफवाह फैल गई कि गांव की परेशानियों की जड़ भोला की बेटियां हैं। किसी ने बताया कि खेतों में अचानक फसल सूखने लगी है, तो किसी ने कहा कि पिछले हफ्ते 4 मवेशी बीमार पड़ गए। ये सब इन लड़कियों के शहरी तौर तरीकों का नतीजा है। एक पंचायत बुलाई गई। गांव के मंदिर के पास चबूतरे पर सभी पुरुष इकट्ठा हुए। राधा और रुक्मिणी को बुलाया गया। वे सहमी, लेकिन डरी नहीं। भोला उनके साथ खड़ा था। सरपंच ने, जो अब तक हमेशा समर्थन में था, आज चुप खड़ा था, शायद दबाव में। भोला, एक आदमी बोला, तेरी बेटियां तंत्र मंत्र सीख कर आई हैं क्या? क्या ये सच है कि उन्होंने कंप्यूटर में जादू देखा है? भोला गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। अगर ज्ञान जादू है, उसने कहा, तो हां, मेरी बेटियां जादूगर हैं। लेकिन इस जादू से अब तक तो तुम्हारे बच्चों को किताबें मिली हैं, सलाह मिली है, स्कूल जाने का साहस मिला है। अब अचानक तुम्हें डर क्यों लगने लगा? क्योंकि गांव की परंपरा टूट रही है, कोई बोला। परंपरा अगर डर पैदा करे, तो क्या वो परंपरा रह जाती है या बंदिश बन जाती है? रुक्मिणी बोली। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। कल तुम हमें बहादुर बेटियाओं कहते थे, राधा ने आगे कहा। आज एक मरी हुई मुर्गी के लिए हमें अपशगुनी कह रहे हो। क्या यही तुम्हारा विश्वास है? क्या यही तुम्हारी शिक्षा है? भीड़ चुप हो गई, लेकिन कुछ लोग अभी भी अड़े थे। अगर सचमुच ये बेटियां निर्दोष हैं, तो इन्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, एक बुजुर्ग बोला। भोला चिल्लाया, बस, बहुत हो गया। मैं एक किसान हूं, जमीन की मिट्टी पहचानता हूं और अपनी बेटियों की आंखों में सच। ये कोई राक्षसी कथा नहीं चल रही कि तुम अग्नि परीक्षा मांगो। ये 21वीं सदी है और तुम जैसे लोग इसे पीछे घसीट रहे हो। सरपंच ने तब पहली बार बोलने की हिम्मत की। भोला ठीक कह रहा है, उसने धीमे से कहा। फिर आवाज ऊंची की, अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो, कि आज भी हम अंधविश्वास की दीवारों में कैद हैं। हम उन बच्चों पर उंगली उठा रहे हैं जिनकी मेहनत से गांव का नाम हो रहा है। कुछ लोग शर्मिंदा हुए, कुछ चुपचाप वहां से खिसक ली। अगले दिन रुक्मिणी ने स्कूल की सभा में भाषण दिया। जब समाज को समझ नहीं आता, वो सवाल पूछने वाले को दोषी बना देता है। लेकिन हमें रुकना नहीं है, क्योंकि जो अंधविश्वास से लड़ते हैं, वही भविष्य बनाते हैं। गांव की महिलाएं जो कल तक चुप थीं, अब बोल उठीं। हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, अब नहीं डरेंगे। भोला उस शाम घर के आंगन में बैठा, चिट्ठियों के ढेर में कविता की पुरानी चिट्ठी ढूंढ रहा था। मिलते ही उसने धीरे से पढ़ा, अगर कभी जमाना तुम्हारे खिलाफ हो, तो मेरी बेटियों की आंखों में देखना, वहां सच छुपा होगा और सच को कोई झुका नहीं सकता। अंधविश्वास की दीवार में एक बड़ी दरार पड़ चुकी थी, और दरारें जब अंदर से पड़ती हैं, वो दीवार कभी टिकती नहीं। गांव की गलियों में अब पहले जैसा सन्नाटा नहीं रहा था। सुबह सुबह स्कूल जाती लड़कियों की हंसी, किताबों की आवाज और राधा रुक्मिणी की कही बातें जैसे हवा में मिलकर पूरे माहौल को बदल रही थीं। धीरे धीरे लोगों के मन से अंधविश्वास का डर भी मिटने लगा था। पर सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था, वो जो इतिहास बनाना था। उस साल राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की थी, डिजिटल गांव अभियान, जिसमें हर गांव को एक डिजिटल सेंटर से जोड़ा जाना था, ताकि खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग जैसी जरूरी जानकारियां मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए गांवों तक पहुंच सकें। लेकिन ज्यादातर गांवों में इसका काम धीमा था, क्योंकि तकनीक से डर था और चलाने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। तभी राधा और रुक्मिणी ने कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने जिला कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी, साफ साफ शब्दों में, हमारा गांव बदलाव के लिए तैयार है, हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम खुद अपना डिजिटल सेंटर चलाएंगे। चिट्ठी पढ़कर अधिकारी चौंके, पर जब उन्होंने इन दोनों बहनों के बारे में सुना, तो उन्होंने गांव का नाम सूची में सबसे ऊपर रख दिया। कुछ ही हफ्तों में एक पुराना पंचायत भवन कंप्यूटरों, इंटरनेट और रंग बिरंगे पोस्टरों से सजा दिया गया। गांव का पहला डिजिटल लर्निंग और सर्विस सेंटर तैयार था। लेकिन अब असली काम शुरू हुआ। राधा ने किसानों को डिजिटल मिट्टी परीक्षण और सिंचाई सलाह देना शुरू किया। उसने खेतों में जीपीएस आधारित उपकरणों का डेमो दिखाया
और सब कुछ अपनी भाषा में सरल तरीकों से समझाया। रुक्मिणी ने महिलाओं और लड़कियों को कंप्यूटर चलाना सिखाया। उसने एक कक्षा शुरू की, माँ और बेटी साथ में सीखें, जिसमें गांव की गृहिणियां अपनी बेटियों के साथ टाइपिंग, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन फॉर्म भरना सीखने लगीं। धीरे धीरे जो लोग इन बेटियों को टोने टोटके से जोड़ते थे, अब उन्हीं से पूछने लगे, बिटिया, मेरा फसल बीमा वाला फॉर्म भी भरवा दो। बहन जी, राशन कार्ड की जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है क्या? गांव अब बदल रहा था। एक दिन राज्य के मुख्यमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। कैमरे के सामने राधा और रुक्मिणी खड़ी थीं, पीछे पूरा गांव। मुख्यमंत्री ने पूछा, तुम दोनों से एक सवाल है, इतना सब कर लिया, अब आगे क्या सोच रही हो? राधा मुस्कुराई, हम चाहती हैं कि हर गांव में 2 बेटियां ऐसी हों जो ज्ञान की मशाल बने। रुक्मिणी ने जोड़ा, और हर घर में मां बाप ऐसे हों जो बेटियों को उड़ान दें। मुख्यमंत्री ने भावुक होकर कहा, तुम दोनों सिर्फ एक गांव की नहीं, पूरे राज्य की शान हो। आज ये कहने में मुझे गर्व है, बेटियां ही भविष्य हैं। उस शाम जब गांव लौटे तो स्वागत ऐसा हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। फूलों की बारिश, ढोल नगाड़े और हर घर की देहरी पर दीप जलते दिखे। पहली बार गांव में जश्न सिर्फ त्योहार का नहीं था, यह एक सोच के जन्म का उत्सव था। भोला चुपचाप अपने घर की चौखट पर बैठा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। राधा और रुक्मिणी उसके पास आईं, गले से लिपट गईं। बाबा, राधा बोली, आज मां होती तो कितना खुश होती ना? भोला ने आसमान की ओर देखा, जैसे कोई वहां से मुस्कुरा रहा हो। फिर धीमे से बोला, मां चली गई थी वादा करके कि वो बेटियां छोड़ेगी जो इतिहास बनाएंगी। आज तुमने वो वादा निभा दिया, और उस दिन से गांव का नाम सिर्फ राघवपुर नहीं रहा, लोग उसे बेटियों का गांव कहने लगे। स्कूल की दीवार पर एक नई पट्टिका लगाई गई, जहां बेटियां पढ़ती हैं वहां भविष्य लिखा जाता है। और सच यही था, क्योंकि अब कोई नहीं पूछता था, लड़का हुआ या लड़की। अब लोग गर्व से कहते थे, बेटी हुई है, यानी भविष्य आया है। क्योंकि अब पूरा गांव जान चुका था, बेटियां ही भविष्य हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।